मैं पंकज कुमार, लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेस जेस्टे के सिद्धांत के बारे में, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के बारे में। धारा 6 पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा ताकि धारा 6 आपकी समझ में अच्छी प्रकार आ सके। देखिए, ये कोई केस है ए बनाम बी। ये केस मारपीट से संबंधित है, यानी कि 323, 324 आईपीसी। इस मामले में ए की तरफ से ये आरोप है बी पर कि बी ने ए के साथ मारपीट किया था, लेकिन जो बी है ये मारपीट के आरोप से मना करता है, इनकार करता है। तो बी ने मारपीट किया था या नहीं किया था, इसी पर तो विवाद है दोनों के बीच। तो यही इस मामले में विवादक तथ्य हुआ। तो इस विचाराधीन मामले में विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इशू क्या हुआ? विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इशू ये हुआ कि क्या बी ने ए के साथ मारपीट की थी। ठीक, ये इस मामले में विवादक तथ्य हुआ, यानी कि इसी को तय होना है। मुकदमे के दोनों पक्षकारों के बीच इसी पर विवाद है, इसी को तय होना है। जब तक ये तय नहीं होगा, जब तक ये विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इशू जब तक तय नहीं होगा, तब तक इस मामले में फैसला नहीं आ सकता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस मारपीट से संबंधित कुछ तथ्य और भी हैं, कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य और भी हैं। कौन कौन से तथ्य हैं? देखिए, फैक्ट नंबर 1। देखिए, ये जो ए है ये दुकानदार है। अभियुक्त बी ने इस ए की दुकान के सामने अपनी बाइक खड़ी की थी, लेकिन ए ने बी को बाइक खड़ी करने को मना किया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच गहमा गहमी शुरू हो गई। फैक्ट नंबर 2। ए और बी दोनों के बीच विवाद बढ़ता हुआ देख जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने दोनों को समझाया। उस समय जो अभियुक्त बी है ये गुस्से में बाद में देख लेने की धमकी देते हुए उस समय तो चला गया। फैक्ट नंबर 3। जो अभियुक्त बी है लगभग 20 मिनट बाद अपने 4-5 साथियों को साथ लेकर, हॉकी डंडे साथ लेकर ए की दुकान पर आ गया और ए के साथ मारपीट शुरू कर दी। फैक्ट नंबर 4। जो दुकानदार ए है ये बचाओ बचाओ चिल्लाया। फैक्ट नंबर 5। दुकानदार ए की आवाज़ सुनकर, दुकानदार ए की चीख पुकार की आवाज़ सुनकर जो आस पड़ोस के लोग हैं वो आ गए और उन्होंने ए को बचाया। तब जो अभियुक्त बी है वो अपने साथियों के साथ भाग खड़ा हुआ। तो ध्यान दीजिए, ये जो 5 तथ्य हैं इन पर मुकदमे के दोनों पक्षकारों ए और बी के बीच कोई भी विवाद नहीं है। ठीक है, यानी कि ये 5 तथ्य नॉट इन इशू हैं, ये विवाद नहीं है, नॉट इन इशू हैं, यानी कि ये विवाद नहीं है, मतलब इन पर कोई भी विवाद मुकदमे के दोनों पक्षकारों के बीच नहीं है। विवाद किस पर है? विवाद है फैक्ट इशू पर। ये देखिए, ये जो फैक्ट इशू है नहीं, ये जो फैक्ट इशू है, जो विवादक तथ्य है, इस पर विवाद है। ये जो 5 तथ्य हैं ये वाले, ठीक है, इन पर मुकदमे के दोनों पक्षकारों के बीच कोई भी विवाद नहीं है। लेकिन ये जो 5 तथ्य हैं, ये पांचों के पांचों तथ्य
इस विवादक तत्व से, इस फैक्टल इशू से संबंधित हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक, और ये पांचों तथ्य और ये फैक्टल इशू, ये दोनों ही मारपीट के भाग हैं। दोबारा सुनिए, देखिए ये जो पांचों तथ्य हैं ये फैक्टल इशू से संबंधित हैं, और ये पांचों तथ्य और ये विवादक तथ्य, ये दोनों ही मारपीट के भाग हैं। तब धारा 6 ये कहती है कि ये पांचों तथ्य ये सुसंगत हैं। ये पांचों तथ्य सुसंगत तथ्य हैं, ऐसा धारा 6 कहती है। ठीक, एक बात और, धारा 6 ये भी कहती है कि ये पांचों तथ्य और ये फैक्टल इशू, ये चाहे एक ही समय और स्थान पर घटित हुए हों या फिर अलग अलग समय और स्थान पर घटित हुए हों, इस बात का कोई मतलब नहीं है। ये पांचों तथ्य और फैक्टल इशू एक ही समय और स्थान पर घटित हो सकते हैं या फिर भिन्न भिन्न समय और स्थान पर घटित हो सकते हैं। क्लियर? तो ये आपकी धारा 6 है। ये कौन सी धारा आपकी? ये धारा 6 इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो कि मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाई है। अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 ये आपकी रेस जेस्टी के सिद्धांत पर आधारित है। रेस जेस्टी का सिद्धांत ये कोई भारत का सिद्धांत नहीं है, ये अंग्रेजी कानून का सिद्धांत है। अगला पॉइंट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 ये है किससे संबंधित? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 ये आपका एक ही संव्यवहार का भाग निर्मित करने वाले तथ्यों की सुसंगति से संबंधित है। यानी कि धारा 6 ये बताती है कि वे तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं वे सुसंगत होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 ये आपका अंशुरूप साक्ष्य के अपवर्जन के नियम का अपवाद है। अंशुरूप साक्ष्य का मतलब होता है वह साक्ष्य जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, यानी कि सुना सुनाया साक्ष्य। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस सिद्धांत पर चलता है कि न्यायालय के सामने बेस्ट एविडेंस यानी कि सर्वोत्तम साक्ष्य आना चाहिए। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो अंशुरूप साक्ष्य होता है, यानी कि जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित जो साक्ष्य होता है, उसको सामान्यता मान्यता नहीं देता है, लेकिन धारा 6 इस नियम का अपवाद है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 ये क्या प्रावधान करती है, यानी कि धारा 6 कहती क्या है। देखिए, ये कोई आपका फैक्ट है F1, ये वो फैक्ट है जिस पर कोई भी विवाद, कोई भी झगड़ा नहीं है, यानी कि ये फैक्ट नॉट एन इशू है, इस पर कोई भी विवाद नहीं है। एक ये फैक्ट है आपका F2, ये वो फैक्ट है जिस पर मुख्य रूप से विवाद है, यानी कि ये आपका फैक्ट इशू है। तो ये दो फैक्ट हमारे पास हैं, एक F1 जिस पर कोई भी विवाद नहीं है, एक आपका F2 जो कि हमारा विवादक तथ्य है, यानी कि फैक्ट इशू है। ये जो F1 फैक्ट है, ये फैक्ट इस F2 फैक्ट से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, यानी कि संसक्त है। संसक्त मतलब जुड़ा हुआ है। मैं पुनः रिपीट करता हूं, देखिए, एक फैक्ट है हमारे पास जिस पर कोई भी विवाद नहीं है, एक दूसरा फैक्ट है हमारे पास जो कि फैक्ट इशू है, यानी कि विवादक तथ्य है, यानी कि इस पर झगड़ा है। जो F1 है ये तथ्य F2 फैक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे जुड़ा हुआ है? हाउ कनेक्टेड, कैसे कनेक्ट है? कैसे कनेक्ट है? तो इसका जवाब ये है कि F1 और F2 ये दोनों तथ्य जो हैं
एक ही समव्यवहार का भाग निर्मित कर रहे हैं। समव्यवहार मतलब तथ्यों की श्रृंखला। F1 F2 दोनों एक ही समव्यवहार का भाग निर्मित कर रहे हैं। ऐसे कनेक्टेड हैं। F1 जो फैक्ट है ये F2 फैक्ट से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? ऐसे कनेक्टेड है कि ये दोनों तथ्य मिलकर एक ही समव्यवहार का भाग निर्मित कर रहे हैं। ठीक है, तब धारा 6 ये कहती है कि जो F1 फैक्ट है ये आपका सुसंगत होगा। क्या होगा? सुसंगत होगा, यानी कि रेलिवेंट होगा। सुसंगत का क्या मतलब है? सुसंगत का मतलब ये हुआ कि एविडेंस पेश करके इसको साबित किया जा सकेगा, मे बी प्रूव्ड, साबित किया जा सकेगा। यह आपकी धारा 6 है। मैं पुनः रिपीट करता हूं। देखिए, एक फैक्ट है हमारे पास F1 जो कि नॉट इन इशू है, इस पर कोई भी विवाद नहीं है। एक फैक्ट है हमारे पास F2 जो कि विवादक तथ्य है, फैक्ट इन इशू है। जो F1 फैक्ट है ये आपका F2 फैक्ट से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। लेकिन कैसे कनेक्ट है? ऐसे कनेक्ट है कि दोनों एक ही समव्यवहार का भाग निर्मित कर रहे हैं। ठीक है, तब धारा 6 ये कहती है कि ये जो F1 फैक्ट है जो कि नॉट इन इशू है F1, ये क्या होगा? ये सुसंगत होगा। ठीक है, अर्थात इसको साबित किया जा सकेगा। F1 F2 फैक्ट चाहे एक ही स्थान और समय पर घटित हुए हों या भिन्न भिन्न समय या स्थान पर घटित हुए हों, इसका कोई मतलब नहीं है। F1 F2 ये दोनों तथ्य चाहे सेम टाइम या प्लेस पर घटित हुए हों या डिफरेंट टाइम या प्लेस पर घटित हुए हों। ठीक, F1 फैक्ट F2 फैक्ट से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड ऐसे है कि दोनों एक ही समव्यवहार का भाग निर्मित कर रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में जो F1 तथ्य है वो सुसंगत होगा। ठीक है, चाहे F1 F2 फैक्ट चाहे एक ही स्थान पर और एक ही समय पर घटित हुए हों या भिन्न भिन्न समय और स्थान पर घटित हुए हों, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये आपकी धारा 6 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। अगला पॉइंट देखिए, धारा 6 में एक शब्द आया है समव्यवहार। इस समव्यवहार का मतलब क्या होता है? देखिए, समव्यवहार की कोई परिभाषा हमारे पास तो है नहीं, लेकिन जनरली यानी कि सामान्य अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि जो समव्यवहार है उन कार्यों या तथ्यों का समूह है। कौन से कार्य, कौन से तथ्य? वे कार्य, वे तथ्य जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संसक्त हैं। ठीक है, जिससे उन्हें किसी एक ही विधिक नाम से निर्दिष्ट किया जा सकता है या किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अपराध, संविदा, दोष, ETC। ठीक, तो समव्यवहार उन कार्यों या तथ्यों का समूह है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे कि उन्हें किसी एक कानूनी नाम से या विधिक नाम से निर्दिष्ट किया जा सके। जैसे आपका अपराध है, संविदा है, दोष है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी आपकी स्टीफन महोदय ने। स्टीफन ने ये परिभाषा दी थी। अब हम देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से संबंधित जो महत्वपूर्ण केस लॉ हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहला केस रैकेट बनाम क्वीन, ये आपका 1971 का मामला है। इस मामले में एक लड़की ने टेलीफोन ऑपरेटर को फ़ोन किया और पुलिस से सहायता मांगी और अपना पता भी बताया। इतने में ही अचानक उसकी कॉल ठप हो गई, यानी कट गई। पुलिस उस स्थान पर 5 मिनट के अंदर पहुंची तो उस स्थान पर उस लड़की का शव पड़ा हुआ था। तो इस मामले में उस लड़की का टेलीफोन करना, पुलिस मांगना, कुछ ही समय के अंदर पुलिस का उस स्थान पर पहुंचना, लड़की का शव प्राप्त करना, ये सभी तथ्य एक ही समव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत इस मामले में माने गए। अगला है आपका आर बनाम फोस्टर। ये आपका 1834 का मामला है। इस मामले में एक गवाह ने
भागता हुआ ट्रक देखा था, लेकिन घटना होते हुए नहीं देखी थी। लेकिन न्यायालय ने एक ही संव्यवहार का भाग होने के नाते ऐसे अनश्रुत साक्ष्य को, ऐसे हीरसे एविडेंस को स्वीकार किया। अगला है आपका आर बनाम बेडिंगफील्ड। ये आपका 1879 का मामला है। इस मामले में मृतका, जिसका गला एक धारदार हथियार से काटा गया था, उसने कमरे से बाहर निकलकर कहा, क्या कहा कि देखो मेरी प्यारी चाची, बेडिंगफील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा की है। इस मामले में समय स्पष्ट न होने के कारण यह कथन भी एक ही संव्यवहार का भाग नहीं माना गया। अगला केस लॉ है RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि ऐसी बातचीत जो किसी संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, तो ऐसी बातचीत यदि उसी समय टेप कर ली गई है तो ऐसी टेप सुसंगत होगी। उसके बाद जो 5वां केस लॉ है, ये आपका ओहारा सेंट्रल SMT कंपनी लिमिटेड 1941, सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्कॉटलैंड। इस मामले में ये धारित किया गया कि कहे गए शब्द उसी संव्यवहार का भाग हैं या नहीं, यह तय करना कठिन हो सकता है, लेकिन बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि यदि उत्तरवर्ती शब्द संबद्ध एवं तारतम्यतापूर्ण हैं तो उन्हें उसी संव्यवहार का भाग समझा जाएगा। ये तो हो गया आपके इस मामले में धारा 6 में जो प्रमुख वाद हैं वो। देखिए धारा 6 में 4 इलस्ट्रेशन भी दिए हुए हैं, इन्हें बेरैक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं देश ज्येष्ठ सिद्धांत की आलोचना के बारे में। देखिए देश ज्येष्ठ सिद्धांत की आलोचना भी कम नहीं है। प्रोफेसर स्टोन देश ज्येष्ठ सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि साक्ष्य विधि का शायद ही कोई अन्य सिद्धांत इतना अनिश्चितता और संदेह से भरा हुआ होगा जितना कि रेस ज्येष्ठ का सिद्धांत है। प्रोफेसर बिगमोर रेस ज्येष्ठ सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि रेस ज्येष्ठ का सिद्धांत न केवल व्यर्थ है बल्कि ये क्षतिकारी भी है। स्टीफन महोदय, जिन्होंने हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ड्राफ्ट किया था, स्टीफन महोदय रेस ज्येष्ठ सिद्धांत की कमजोरी से परिचित थे, इसलिए उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी रेस ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग नहीं किया तथा आवश्यक तथ्यों का समावेश अधिनियम की कुछ धाराओं में कर दिया है, लेकिन देश ज्येष्ठ सिद्धांत का प्रयोग स्टीफन महोदय ने हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं नहीं किया, क्योंकि देश ज्येष्ठ सिद्धांत की कमजोरी से, उसकी अनिश्चितता से जो स्टीफन महोदय थे वो परिचित थे। तो ये आपका धारा 6 इंडियन एविडेंस एक्ट ये आपकी ख़त्म हो गई। इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।